ये वेबिनार के अंदर हम लोग चना चिकपी के प्रोडक्शन के बारे में देखेंगे कि कैसे 40% ज्यादा प्रोडक्शन बढ़ा सकते हैं। इस तरह के बहुत सारे वीडियोस हम लोगों ने YouTube के ऊपर, Facebook पे डाउनलोड अपलोड कर रखे हैं। YouTube के ऊपर आप बेल बटन दबा के हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और Facebook के ऊपर फॉलो करें ताकि आपको नए नए वीडियोस अलग अलग क्रॉप के बारे में, अलग अलग प्रैक्टिसेस के बारे में जो हम बनाते हैं वो आपको रेगुलरली मिलते रहे। छोटा सा इंट्रोडक्शन मेरे बारे में। मेरा नाम समीर इलाहाबादी है। मैंने पढ़ाई केमिकल इंजीनियरिंग और पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा मैनेजमेंट में किया है। 22 साल का मुझे अनुभव है एग्रीकल्चर के अंदर। मेरी कंपनी है उत्कर्ष एग्रोकेम प्राइवेट लिमिटेड, जिसमें मैं टेक्निकल डायरेक्टर हूँ। इस कंपनी में हम 130 से ज्यादा नॉन पॉइजनस प्रोडक्ट बनाते हैं एग्रीकल्चर के लिए। ज्यादा डिटेल जानने के लिए आप www.utkarshagro.com पे देख सकते हैं। मैंने लास्ट 22 सालों में एज ए कंसल्टेंट काम किया है, खास करके केला, पपीता, आम, अनार, गन्ना, चीकू, अमरूद, सब्जियां और ऑर्गेनिक फार्मिंग में। मैं विजिटिंग फैकल्टी हूँ IIM जम्मू और EDI के लिए। मेरी दूसरी कंपनी है ट्रीज वाले टेक्नोलॉजी, जिसमें मैं पार्टनर हूँ। उस कंपनी में हम पेड़ बनाते हैं, पेड़ उगाते, लगाते हैं, पेड़ बड़ा करके देते हैं, पेड़ ट्रांसप्लांट करते हैं, लैंडस्केपिंग, मेंटेनेंस, ये सब का काम करते हैं। ये दोनों कंपनियां हमारी सूरत स्थित हैं। ट्रीज वाले के बारे में ज्यादा जानने के लिए आप www.treeswale.com पे जा सकते हैं। आज हम चने की खेती के बारे में देखेंगे कि कौन सा वातावरण, कैसी जमीन जरूरत है, प्रोपोगेशन कैसे किया जाता है, कैसी न्यूट्रिशन रिक्वायरमेंट, मतलब क्या क्या खाद की रिक्वायरमेंट रहती है, पानी कैसे देंगे, इंटरक्रॉपिंग में क्या करेंगे, अलग अलग तरह के रोग जीवात के बारे में देखेंगे, उनका कंट्रोल के बारे में देखेंगे, हार्वेस्टिंग और यील्ड के बारे में देखेंगे और हर छोटे छोटे मुद्दे को देखेंगे जिसकी वजह से प्रोडक्शन डाउन ना हो और अच्छा बने। क्लाइमेट, नॉर्मली चने की खेती में अच्छा मॉइस्चर अच्छा रहता है, तो वो बहुत ज्यादा उसके लिए सूटेबल रहता है। टेम्परेचर 24 से 30 के बीच में सबसे अच्छा है। चने को इरिगेटेड पानी वाले में और रेन फेड में, दोनों में किया जा सकता है। नॉर्मली ये ठंडी का क्रॉप है। बहुत ज्यादा बर्फ सहन नहीं होती है, खास करके फ्लावरिंग स्टेज में, और वो सीड बीज के जो पॉट डेवलपमेंट है उसको अटका देता है। अगर आप बरसाती खेती में कर रहे हैं तो 65 से 95 आप सेंटीमीटर रेनफॉल अगर आपके यहाँ हो रही हो, उसकी जरूरत है। बहुत ज्यादा पानी भी नुकसानकारक है अगर बुआई के बाद में या फ्लावरिंग स्टेज में या सीड की मैच्योरिटी में, तो उसमें लॉस हो सकता है। खास करके ये विंटर के टाइम पर ज्यादा सुटेबल रहता है। सॉइल के बारे में देखें तो बहुत सारी तरह की जमीन में ये भारत में उगाया जाता है, जैसे कि एकदम हैवी डीप ब्लैक कॉटन सॉइल, हैवी सॉइल, और रेताल जमीन में भी होता है ज्यादातर। लेकिन सैंडी मतलब रेती वाली जमीन और काली के साथ में थोड़ा सा पीली जमीन, बहुत ज्यादा जिसकी ड्रेनेज बहुत ज्यादा अच्छा हो, वो बहुत अच्छा रहता है कल्टीवेशन के लिए। बहुत ज्यादा अल्कलाइन जमीन नहीं होनी चाहिए। 7 से 7.5 से ज्यादा अगर पीएच है तो उसमें आप चने की खेती अवॉइड करें। 5.5 से 7 के बीच में अगर जमीन है तो वो आदर्श जमीन है चने की खेती करने के लिए। चने की खेती नॉर्मली उसको उगाया जाता है बीज के द्वारा ही। अराउंड 60 किलोग्राम प्रति हेक्टर सीड की जरूरत है, और 1 स्क्वायर मीटर के अंदर 25 से 30 प्लांट की अगर होते हैं तो प्रोडक्शन बहुत ज्यादा अच्छा आता है। अगर आप लेट बुआई कर रहे हैं तो आप हाई डेंसिटी बहुत नजदीक नजदीक प्लांट को लगा सकते हैं। सीड रेट्स अराउंड 70 से 100 किलोग्राम सीड रेट अगर आप डेंसिटी के कर रहे हैं तो बीज की रिक्वायरमेंट रहती है प्रति हेक्टर, अगर अच्छा ग्रोथ करना हो तो। सीड को ट्रीटमेंट करना खूब ज्यादा जरूरी है। केमिकल ट्रीटमेंट कर रहे हैं तो आप मैनकोजेब या कार्बेंडिज्म को ले सकते हैं, उसको पानी घोल बना के 15 से 20 मिनट रख सकते हैं। अगर आप जैविक तरह से करना चाहते हैं तो ट्राइकोडर्मा विडी, उत्कृष्ट ट्राइकोज या उत्कृष्ट माइक्रोज, जिसके अंदर ट्राइकोज भी आ जाता है, और बहुत सारे दूसरे जीवाणु आते हैं। 3 ग्राम प्रति किलो के हिसाब से आप यूज कर सकते हैं। पाउडर का कोटिंग उसका कर सकते हैं, और
उसके बाद में अगर केमिकल करना है तो करें, बाकी नहीं करेंगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। बहुत अच्छी ग्रोथ के लिए, क्योंकि ये अ, क्या बोलते हैं, नाइट्रोजन फिक्स करती हैं इसकी गांठें, तो उसके अंदर अगर आप 100 ml उत्कृष्ट राइजोस को 300 ml 100% गुड़ के सॉल्यूशन में अगर रहते हैं तो 20 किलो सीड के लिए बहुत हो जाता है। अराउंड 250 ml राइजोस बहुत हो जाता है 1 एकड़ के लिए। जमीन की तैयारी और उसका बुआई, अ, ऐसा जगह का चुनाव किया जाता है जहाँ पे 6 से 8 घंटा सूर्य प्रकाश हो, और वो भी ठंड के क्लाइमेट में। अ, दोपहर के टाइम पे अगर आप गर्मी गर्मी में कर रहे हैं तो दोपहर के टाइम पे थोड़ा-सा छाँव हो जाना चाहिए। खास करके पानी छोड़ दे जल्दी से ऐसी ज़मीन, और अच्छी फलद्रुप ज़मीन ज़्यादा अच्छी रहती है इसके अच्छे उत्पादन के लिए। अ, ज़मीन भेज पकड़ के रखे उसके लिए हैरो के द्वारा ज़मीन को तैयार किया जाता है। इससे खरपतवार का भी नियंत्रण काफ़ी अच्छी तरह हो जाता है। अगर बहुत गहरा बुआई नहीं कर रहे हैं तो कंट्री प्लाउ भी चलता है, वो शाम के टाइम उसके बुआई करते हैं। जो छोटे किसान हैं वो कंट्री प्लाउ से भी करते हैं, और वो खरपतवार का भी उससे नियंत्रण होता है। प्लांटिंग सीज़न जो नॉर्मली रहता है वो अक्टूबर के पहले या दूसरे वीक में रहता है। अगर लेट बुआई की जाती है तो प्रोडक्शन कम आता है, और क्रॉप भी अच्छा नहीं रहता है। नॉर्मली चने की बुआई लोकल प्लाऊ के द्वारा या सीड ड्रिल के द्वारा हो सकती है, जिसमें 2 रो की अंतर 30 से 45 सेंटीमीटर रखा जाता है। प्लांटिंग करते समय अराउंड 1.5 से 2 इंच का होल किया जाता है, और 3 से 4 इंच के अंतर पर उसको लगाया जाता है। एक सीड हर एक होल में डाला जाता है, उसको सॉइल से कवर कर दिया जाता है, और रेगुलरली उसको पानी दिया जाता है। अच्छा उत्पादन के लिए आपको प्रॉपर डेप्थ में और प्रॉपर अंतर पे रखेंगे तो उत्पादकता बहुत ज़्यादा अच्छी आएगी। मैन्योरिंग, क्योंकि चना जो है वो लेग्यूमिनस मतलब क्रॉप है, मतलब लेग्यूमिनस होता है जिसके अंदर गांठें होती हैं जड़ों के अंदर, जो नाइट्रोजन फिक्स करने का काम करती हैं, तो वो ज़मीन हवा से नाइट्रोजन ले लेता है। 3 से 4 वीक के बाद में नाइट्रोजन उसको मिलना शुरू हो जाता है। लेकिन उसके लिए ज़मीन के अंदर ऑर्गेनिक कार्बन का होना खूब ज़रूरी है। तो भी शुरुआत के अंदर उसे अगर नाइट्रोजन, क्योंकि पहले 3-4 वीक तक उसकी जड़ें अच्छी बनती नहीं है। शुरुआत में उसे 20 से 25 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर का नाइट्रोजन मिल जाता है तो बहुत ज़्यादा अच्छा रह जाता है। नाइट्रोजन के अलावा किसी भी लेग्यूमिनस क्रॉप के लिए थोड़ा-सा फास्फोरस का होना खूब ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि फास्फोरस से ही अच्छा फास्फोरस डायमोनियम फॉस्फेट के स्वरूप में अराउंड 100 से 150 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर के हिसाब से देने से ज़्यादा अच्छा रहता है। अ, अगर फर्टिलाइज़र को फरो के अंदर 7 से 10 सेंटीमीटर की गहराई में अगर दिया जाता है तो रिज़ल्ट उसका बहुत ज़्यादा अच्छा आता है। अ, हमारा ये रिकमेंडेशन है कि गोबर खाद प्रति एकड़ 1 से 2 टन प्रति एकड़, एसएसपी 100 से सवा सौ किलो प्रति एकड़, यूरिया 15 से 20 किलो प्रति एकड़, एमओपी 15 किलो प्रति एकड़, मार्वल जी 5 किलो प्रति एकड़। बुआई के समय सीड ट्रीटमेंट के लिए माइक्रोब्स या ट्राइको 3 ग्राम प्रति किलो सीड के लिए, और साथ में राइजोज 240 ml प्रति एकड़ के लिए। उगने के बाद माइक्रोब्स और वैमोस 1 किलो और 1 लीटर, और बाद में फ्लावरिंग के लिए एफ प्लस और हॉर्स पावर, सीड डेवलपमेंट के लिए भीम प्लस और एफ एनहांसर, और अलग-अलग रोग के लिए आर्मी वर्म और कटवर्म के लिए बायोक्लीन स्वीप, पॉट बोरर के लिए नीमो सीपी, ब्लाइट ग्रे मोल्ड और रस्ट के लिए फंग स्प्रे के द्वारा, और विल्ट, कॉलर रॉट और रूट रॉट के लिए फंग 1 लीटर प्रति एकड़ ड्रेंचिंग के द्वारा या पानी के साथ। जो मैंने प्रोडक्ट बताए उन सबकी फोटो है इसके अंदर। बेसल डोज में आपको मार्वल जी देना है। माइक्रोब्स और राइजो सीड ट्रीटमेंट के लिए अ, उग जाने के बाद माइक्रोब्स और वेमोस पानी के साथ में ड्रेंचिंग के द्वारा, फ्लावरिंग के लिए हॉर्स पावर और एफ प्लस स्प्रे के द्वारा 90 दिन पे, सीड डेवलपमेंट के लिए भीम प्लस और एफ एनहांसर दाने को बहुत बड़ा कर देगा 13045 के साथ में।
डिजीज के लिए स्ट्रेस फ्री, फंग फ्री, निमोसिपी, ये सब। इरी पानी, नॉर्मली उसको बरसाती पानी में भी आप चने को उगा सकते हैं, लेकिन अगर पानी अवेलेबल है तो बहुत अच्छा उत्पादन आती है। इसे एक्स्ट्रा इरिगेशन, अगर लाइट इरिगेशन देते हैं तो बहुत ज़्यादा अच्छा रहता है। बहुत ज़्यादा पानी, अगर बहुत ज़्यादा वाटरिंग की जाती है, तो उसकी वजह से वेजिटेटिव ग्रोथ और ज़्यादा हो जाती है और यील्ड कम हो जाती है, उत्पादकता घट जाती है, इसलिए हल्का-हल्का पानी देना होता है। अगर इसे आप पानी देने के साथ में अगर उगा रहे हैं, तो बुआई से पहले एक पानी देना बहुत ज़्यादा अच्छा रहता है जर्मिनेशन के लिए। अगर पानी नहीं आ रहा है और बरसातों में आप कर रहे हैं, तो एक इरिगेशन फ्लावरिंग से पहले, फूल आने से पहले, एक इरिगेशन फ्लावरिंग के समय और एक इरिगेशन पॉड मतलब जब दाना बैठना शुरू होता है उस समय देना खूब ज़रूरी है। चने के अंदर अगर पानी भरता है तो बहुत नुकसानकारक रहता है, इसलिए अच्छा जो पानी छोड़ दे ज़मीन, वो उस तरह का होना चाहिए और पानी बाहर निकल जाना चाहिए अगर बरसात का पानी भर गया है। क्रॉप रोटेशन अगर करते हैं तो ज़मीन जन्य बहुत सारे रोग नहीं आते हैं। खरीफ क्रॉप जैसे अलग-अलग के बाद में आप चना लगा सकते हैं। जैसे मक्का के बाद चना, फिर ज्वार के बाद चना, चावल के बाद चना, अ, पर्ल मिलेट के बाद में चना। चने के साथ में आप दूसरे मिक्स क्रॉप भी कर सकते हैं, जैसे जौ है, गेहूँ है, लिनसीड है, रेपसीड है, या अपना राई है, इन सब की खेती साथ में की जा सकती है। इंटरकल्चरल ऑपरेशन के अंदर वीडिंग के लिए बहुत सारी वीड्स उगती हैं। तो एक हैंड वीडिंग होइंग के द्वारा की जा सकती है 4 से 5 वीक के बुआई के बाद में। सेकंड वीडिंग के बाद में 2 महीने की बुआई के 2 महीने के बाद करनी चाहिए। हर्बिसाइड का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। प्री इमर्जन उगने से पहले के लिए आप बासालिन या फ्लूक्लोरिन 1 किलो या बासालिन का उपयोग कर सकते हैं 900 लीटर पानी में। इसे नॉर्मली सॉइल पे लगाया जाता है बुआई से पहले, ताकि जो भी उगने वाला हो वो ना उगे। रोइंग, रोइंग क्रॉपिंग पीरियड के दौरान किया जाता है। खास करके देखा गया है कि फ्लावरिंग के टाइम में या ग्रोथ हैबिटेट के टाइम पे करते हैं। इसकी वजह से जो भी इन्फेक्टेड प्लांट रहते हैं उनको दूर कर देना चाहिए। नहीं तो उनका नियंत्रण करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। अब हम देखेंगे अलग-अलग तरह के जो भी इंसेक्ट्स है उसके बारे में। तो ये ग्राम पॉड बोरर, मतलब कि जो हरी रंग की इल्ली होती है वो पॉड के अंदर घुस जाती है। वो नॉर्मली फूल को और पॉड को दोनों को खाती है। एक गोल तरह का वो छेद करती है और अंदर के दाने को पूरी की पूरी खा के उसका खोखला कर डालती है। इसके लिए आप जो हरी इल्ली का हेलिकोर्पा फोरामेन ट्रैप 5 प्रति एकड़, फिर पक्षियों आ सकें ऐसे 20 प्रति एकड़। दूसरा, आप हाथ से जो अगर लार्वा दिखता है, अगर खेत में जाते हैं तो उससे दूर कर लें। केमिकल का छिड़काव कर रहे हैं तो डाइक्लोरो वॉश का आप स्प्रे कर सकते हैं, या ट्राइज़ोफोस का या फॉस्फिन का कर सकते हैं। ऑर्गेनिक के अंदर आप नीम कर्नल एक्सट्रैक्ट का स्प्रे कर सकते हैं, या तैयार में अगर आप लेना चाहते हैं तो उत्कृष्ट का निमोज गोल्ड 1 एमएल प्रति लीटर, या बायोक्लिनशिप 2 से 3 एमएल प्रति लीटर पानी के हिसाब से आप स्प्रे कर सकते हैं। सेमी लूपर जो रहता है वो पूरे के पूरे पत्ते को खा जाता है और प्लांट को पूरा का पूरा सफेद बना देता है। जो ये लार्वा रहता है वो लीफ पत्तों के बड्स के ऊपर, फ्लावर, टेंडर पॉड्स और सभी सभी पौधे के भाग को खाता है। अ, इसके नियंत्रण के लिए डीप प्लॉइंग की ज़रूरत रहती है अच्छी तरह करने की, ताकि उसके प्यूपा जो हैं वो अच्छी तरह मर जाएँ। अर्ली सोइंग करनी रहती है शॉर्ट ड्यूरेशन वैरायटी की। क्लोज प्लांटेशन नहीं करना होता है अगर आपके एरिया में लूपर की प्रॉब्लम है तो। ऊंची हाइट वाला ज्वार उगाना होता है
ताकि पक्षी आ सकें और वो आके इसको खा सकें। अगर आप का ध्यान में आता है कि लार्वा या एडल्ट है तो उसको उसको हाथ से निकाल लें, फेरोमोन ट्रैप लगा लें। 5 प्रति एकड़ के हिसाब से केमिकल का अगर उपयोग कर रहे हैं तो क्लोरोपाइरीफॉस, क्विनालफॉस या कार्बाराइल का स्प्रे कर सकते हैं। जैविक तरह से नियंत्रण करना चाहते हैं तो निमोज गोल्ड या बायोक्लीन स्वीप का 2 से 3 एमएल के हिसाब से आप स्प्रे कर सकते हैं। कटवर्म, कटवर्म के अंदर वो कटवर्म जो है वो जमीन में रहता है, अराउंड 2 से 4 इंच जमीन के ऊपर से नुकसान करता है। जो कटवर्म रहता है वो नाजुक पत्तों को नॉर्मली खा जाता है, ब्रांचेस को और स्टेम को नुकसान करता है। जो कटवर्म रहता है वो जो डालियाँ रहती हैं उसको खींचकर जमीन में ले जाता है। अ, उससे हमें पता चल जाता है कि यहाँ पे नीचे कटवर्म है ताकि हम उसका नियंत्रण कर सकते हैं। इसका नियंत्रण के लिए पहले नहीं आए, कम आए तो उसके लिए डीप प्लाइंग की ज़रूरत रहती है गर्मी में। कंपोस्ट जभी भी इस्तेमाल करें तो पूरी तरह कंपोस्ट हुआ ऑर्गेनिक मैन्योर यूज़ करें, क्रॉप रोटेशन करें जिस तरह से मैंने बताया है। अर्ली सोइंग कर लें, लास्ट वीक ऑफ अक्टूबर तक सोइंग हो जानी चाहिए। अगर शुरू में पता चल गया तो हाथ से उसको दूर कर लें। टमाटर या भिंडी का आस-पास फील्ड नहीं होना चाहिए, अगर वो होता है तो वहाँ से भी आ सकता है। गेंदा फूल की खेती आप आस-पास में कर सकते हैं। क्विनालफॉस केमिकल का नियंत्रण के लिए क्विनालफॉस, प्रोपेनोफॉस का स्प्रे कर सकते हैं। जैविक नियंत्रण के लिए बायोक्लीन फ्लिप का आप स्प्रे कर सकते हैं। दीमक, दीमक अगर है तो पूरे के पूरे जड़ों को के अंदर छेद करके नुकसान कर देता है। नॉर्मली खड़े क्रॉप के अंदर नुकसान करता है, खास करके जब इस पानी की कमी होती है तब ये देखा गया है। उसके लिए पानी रेगुलर देना चाहिए और अंतरखेड़ करनी चाहिए। जमीन के अंदर कोई भी जो कचरा बचा हुआ है उसको दूर करना चाहिए, जो भी डिकम्पोज़ नहीं है उसको दूर करना चाहिए। अ, कम डिकम्पोज़ हुआ खाद कभी भी इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, 2 से 3 बार डिप्लॉइंग करनी चाहिए, जैसे शुरू में बताया है। अगर कहीं पर भी दीमक के बर्न्स दिख रहे हैं तो उसे दूर कर देना चाहिए और क्वीन का पता चलता है तो उसे मार देना चाहिए। सीड ट्रीटमेंट करनी चाहिए क्लोरोपाइरीफॉस की, या उसके साथ में जैविक नियंत्रण के लिए 1 लीटर प्रति एकड़ के हिसाब से टर्मिनल देना चाहिए। ड्रेंचिंग के द्वारा या 250 किलोग्राम ऑर्गेनिक खाद के अंदर मिक्स करके उसको अच्छी तरह से देने के बाद में पानी देना चाहिए। अलग-अलग जैसे मैंने बताया उसको नियंत्रण के लिए बायोक्लीन स्वीप और निमोज गोल्ड का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अब अलग-अलग रोग के बारे में देखेंगे, तो अल्टरनेरिया ब्लाइट नाम का रोग आता है। इसके अंदर ये नॉर्मली फ्लावरिंग स्टेज पे देखा जाता है जब फूल आने की स्थिति पर। नॉर्मली इसके अंदर पत्ते के ऊपर नुकसान ज़्यादा देखा जाता है। जो निचले पत्ते होते हैं वो गिरने शुरू हो जाते हैं। उसके ऊपर धब्बे देखे गए हैं लोअर लीव्स के ऊपर पर्पल रंग के, इस तरह से आप देख सकते हैं कि पर्पल रंग के धब्बे पत्तों पे होने शुरू हो जाते हैं। इन्फेक्टेड जो पॉड रहते हैं जिस पे आ गया है तो वो ब्लैकिश कलर होना शुरू हो जाता है और जो बीज रहता है वो भी सिकुड़ना शुरू हो जाता है। इसके नियंत्रण के लिए प्लांट्स को दूर-दूर के अंतर पे करना चाहिए, बहुत ज़्यादा पास में नहीं करना चाहिए। बहुत वेजिटेटिव ग्रो ज़्यादा नहीं होना चाहिए, उसके लिए पानी जितना लिमिटेड देना चाहिए। इंटरक्रॉपिंग में लिनसीड साथ में लगाना चाहिए। कॉम्पैक्ट वैरायटी जो वैरायटियाँ साथ में रख सकते हैं उनको ही करना चाहिए। केमिकल नियंत्रण के लिए मैन्कोजेब या कार्बेंडिज़म का इस्तेमाल करना चाहिए और जैविक नियंत्रण के लिए कॉन्फ्री 2 से 3 एमएल प्रति लीटर के हिसाब से स्प्रे करना चाहिए। एस्कोटा ब्लाइट, इसके अंदर सारे जब ये लगता है तो सभी प्लांट्स के भाग पर ये नुकसान करता है। नॉर्मली इसका जो सिम्पटम रहता है वो पत्तों के ऊपर अ, पानी का धब्बा इस तरह से पड़ा हो, इस तरह से दिखाई देता है। वो शुरू-शुरू में गोल सर्कुलर स्पॉट होता है जो आगे चल के बड़ा हो जाता है। और ब्लाइट के स्वरूप ले लेता है। सीवियर इन्फेक्शन होता है तो पूरा का पूरा पौधा मरना शुरू हो जाता है, जैसे कि आप नीचे वाले फ़ोटो में आप देख सकते हैं। अ
नॉर्मली ये जो लेजिन लेजिन मतलब ये जो गोल गोल रहते हैं वो डेवलप स्टेम के ऊपर और पेटियोल के ऊपर होते हैं, ये होते हैं। उसकी वजह से पौधा सिकुड़ना शुरू हो जाता है और इन्फेक्शन हो जाता है। ये जो डिजीज रहता है ये सॉइल बॉर्न रहता है, तो सीड बॉर्न रहता है, जो बीज में खराबी होती है उसकी वजह से आता है। और अगर खेतों में अगर पहले से कचरा रह गया हो तो भी वो उसका सोर्स रहता है। इसके लिए इसका नियंत्रण के लिए जो डिजीज मुक्त मतलब सीड ट्रीटमेंट करने की बात करना चाहिए, क्रॉप रोटेशन करना चाहिए, इंटरक्रॉपिंग करना चाहिए, गेहूं, बार्ली और राई के साथ में। सीड ट्रीटमेंट कार्बनिज्म या गर्म पानी के साथ में करना चाहिए या मैंकोजेब के साथ में। और स्प्रे करना चाहिए फंगफ्री का, ताकि इसका नियंत्रण किया जा सके। बॉट्राइटिस ग्रे मोल्ड, इसके अंदर पॉट सेटिंग को वो रोकता है। जब फेवरेबल कंडीशन रहती है तो नए पत्तों के ऊपर धब्बे दिखने शुरू हो जाते हैं इस तरह के। पत्ते गिरने शुरू हो जाते हैं, फ्लावर और पत्ते, और उसके ऊपर स्पोर्स आने शुरू हो जाते हैं। 10 से 30 सेंटीमीटर के लेजियंस गोल-गोल तरह के बनने शुरू हो जाते हैं। जो जिन फ्लावर के ऊपर इसका इन्फेक्शन आता है वो सड़ना शुरू हो जाता है और सिकुड़ना शुरू हो जाता है पॉड, और उसके अंदर सीड भी नहीं बनता है। इसके नियंत्रण के लिए इसका वेजिटेटिव ग्रोथ ज़्यादा ना हो, उसका ध्यान रखना चाहिए, पानी ज़्यादा नहीं देना चाहिए, कॉम्पैक्ट वैरायटी लेनी चाहिए, डीप प्लॉइंग करना चाहिए गर्मी के अंदर, सीड ट्रीटमेंट करना चाहिए कार्बनिज्म या थायरम के साथ में, या फिर स्प्रे करना चाहिए कैप्टन का, या फिर स्प्रे करना चाहिए कार्बनिज्म या मैंकोजेब का। जैविक तरह से नियंत्रण के लिए आप उत्कृष्ट का फॉर्मफ्री 2 से 3 ml प्रति लीटर पानी के हिसाब से इस्तेमाल कर सकते हैं। कॉलर के अंदर जो बिल्कुल स्टेम जमीन के ऊपर का भाग में इस तरह से सड़ना शुरू हो जाता है। नॉर्मली ये अर्ली स्टेज में 6 वीक सोइंग के 6 वीक के तक में ये आ जाता है। पौधा सूखना शुरू हो जाता है पीला पड़ने के बाद में। जो पौधा होता है वो पीलाश होने के बाद में कंप्लीटली सूख जाता है। जो इन्फेक्टेड पार्ट रहते हैं वो ब्राउन व्हाइट कलर के होने शुरू हो जाते हैं, ब्लैक कलर के धब्बे होने शुरू हो जाते हैं, जैसे मस्टर्ड के दाने के। इसके नियंत्रण के लिए डीप प्लॉइंग करना चाहिए, मॉइस्चर बहुत ज़्यादा बुआई के समय नहीं होना चाहिए। जो पौधा हो तो उसमें भी बहुत ज़्यादा भेज नहीं होना चाहिए। ज़मीन के अंदर कुछ भी अगर रेसिड्यू रह गया हो या खरपतवार को, उसको दूर कर देना चाहिए। अनडिकम्पोज़ मतलब अच्छी तरह डिकम्पोज़ नहीं हुआ हो वैसा कुछ भी चीज़ ज़मीन में नहीं होना चाहिए। बीज को केमिकल के साथ में कार्बनिज्म के साथ ट्रीट करके करना चाहिए, या फिर उत्कृष्ट ट्राइकोज या फंगफ्री को 1 लीटर प्रति एकड़ के हिसाब से देना चाहिए। ड्राई रॉट, रूट रॉट मतलब जड़ें पूरी सूखनी शुरू हो जाना। इसके अंदर जड़ें पूरी की पूरी सूख जाती हैं, अगर हम पौधे को निकालते हैं तो जड़ें रहती नहीं, काले रंग की हो जाती हैं और एकदम कड़क होकर सूख जाती हैं। पूरा पौधा भी इसमें सूख जाता है। सेम जिस तरह से हम कॉलर रॉट में सब ध्यान रखते हैं, सेम उसी तरह से करना है। इसमें सीड ट्रीटमेंट भी आपने कर सकते हैं, जैसे ट्राइकोज या सूडोमोनास का या मैनकोजेब का, क्योंकि उसपे दोनों आ जाते हैं। विल्टिंग के अंदर पूरा का पूरा पौधा एक साथ में अचानक से सूखना शुरू हो जाता है। नॉर्मली 3 से 5 वीक बुआई के बाद में ये देखा गया है। पूरा का पूरा पौधा सूख कर खत्म हो जाता है। जब हम खींचते हैं तो जड़ें ठीक-ठाक तरह की दिखाई देती हैं। नॉर्मली एडल्ट स्टेज पर या फ्लावरिंग के स्टेज पर ये देखा गया है, और इसके नियंत्रण के लिए डीप प्लॉइंग करने की ज़रूरत है, क्रॉप रोटेशन, बीज को डिजीज़ मुक्त होना ज़रूरी है। हाई टेम्परेचर के अंदर बुआई नहीं करनी चाहिए। क्रॉप रोटेशन करना चाहिए ज्वार के साथ में। अगर ये प्रॉब्लम रेगुलर है तो 10 से 15 कार्ट जैसे मैंने आपको बताया गोबर खाद सोडा वो देना चाहिए। ड्रेंचिंग करना की ज़रूरत है, केमिकल ड्रेंचिंग कर रहे हैं तो कार्बनिज्म का करिए, अगर ऑर्गेनिक का कर रहे हैं तो सूडोमोनास का या ट्राइकोडर्मा का या फंगफ्री का करना चाहिए। पाउडरी मिल्ड्यू के अंदर पत्तों के ऊपर पाउडर किसी ने छाँटा हो उस तरह का दिखना शुरू हो जाता है। पाउडर की कोटिंग होने शुरू हो जाती है, जो
इन्फेक्टेड पत्ते रहते हैं वो पहले पर्पल हो जाते हैं, बाद में सूख के मर जाते हैं। जब इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा रहता है तो जड़ें, नए पत्ते और पॉड सभी के ऊपर इस तरह सफ़ेद रंग का पॉड दिखना शुरू हो जाता है। इसके नियंत्रण के लिए सफाई पूरी रखने की ज़रूरत है। केमिकल नियंत्रण के लिए मैंकोजेब या कार्बनिज़म की स्प्रे करना चाहिए और जैविक नियंत्रण करना है तो फंगट्री के द्वारा 2 से 3 एमएल प्रति लीटर के हिसाब से आप छिड़काव कर सकते हैं। फंगट्री के बारे में मैंने काफ़ी बार बताया है, लेकिन फंगट्री एक ऐसा जैविक बायोफंगिसाइड है जिसके अंदर ट्राइकोडर्मा विरिडी, ट्राइकोडर्मा हर्जेनियम, एम्पेलोमाइसिस, क्विस्कोलिस और दूसरे 3 फंगस होते हैं, जिसकी वजह से सब अच्छी तरह से जैविक नियंत्रण होता है। अब हम देखेंगे अलग-अलग तरह के न्यूट्रिएंट्स की जिसकी ज़रूरत रहती है। नाइट्रोजन की अच्छी ज़रूरत रहती है, जैसे मैंने बताया शुरुआत के स्टेज में खास ज़रूरत रहती है। अगर नाइट्रोजन की कमी रहती है तो ग्रोथ नहीं हो पाती है, पुराने पत्ते पीले होने शुरू हो जाते हैं और वो फिर गिर जाते हैं। पुराने पत्ते में कंट्रोल हो उसके लिए यूरिया देने की खास ज़रूरत रहती है या स्प्रे के द्वारा पोटेशियम नाइट्रेट या कैल्शियम नाइट्रेट दे सकते हैं। फास्फोरस की कमी के अंदर जो नीचे के पत्ते रहते हैं वो लाल या पर्पल कलर के होने शुरू हो जाते हैं, खास करके नीचे की साइड में। अगर पर्पल हो रहे हैं तो शुरुआत में अगर आप एसएसपी या डीएपी अगर नहीं दे रहे हैं तो ये प्रॉब्लम होती है। अगर आपने नहीं दिया है और डेफिशिएंसी है तो आप 12-1-0 या एम एम 05234 का स्प्रे कर सकते हैं या हॉट पाउडर का स्प्रे कर सकते हैं इसके नियंत्रण के लिए। पोटैश की कमी के अंदर जो नीचे वाले पत्ते होते हैं पौधों के वो उनकी धार सूखनी शुरू हो जाती है और पीला पड़ना शुरू हो जाता है। अ, उसके नियंत्रण के लिए शुरुआत में ही हमें एमओपी का जैसे हमने लिखा है उसका इस्तेमाल करने की ज़रूरत है। फिर भी अगर पोटैश की कमी है तो एसओपी 13045 का आप स्प्रे कर सकते हैं। मैग्नीशियम की कमी के अंदर जो नए पत्ते रहते हैं वो पीले पड़ने शुरू हो जाते हैं। पीला वाला एरिया पूरा का पूरा ब्राउन हो जाता है या मरना भी शुरू हो जाता है, उसके नियंत्रण के लिए आप मैग्नीशियम सल्फेट या मैग्नीशियम नाइट्रेट या ईडीडी का स्प्रे कर सकते हैं। सल्फर की कमी के अंदर नए पत्ते पूरे के पूरे पीले होके हो जाते हैं। पहले नए पत्तों के ऊपर असर आता है, बाद में पूरा का पूरा पत्ता हो जाता है। इसके लिए आप बेंटोनाइट सल्फर या सल्फर 90% डब्ल्यूबीजी का इस्तेमाल कर सकते हैं। बोरॉन की कमी के अंदर जो नए लीव्स रहते हैं, वो लाइट ग्रीन बनते हैं और उसका शेप पूरा बिगड़ जाता है। टर्मिनल बर्ड जो रहता है, जो नया पत्ता वो सूखना शुरू भी हो जाता है। फ्लावरिंग भी कम हुई हो जाती है और सीड भी बनता नहीं है। उसके लिए आप डाइसोडियम ऑक्टाबोरेट या मतलब उत्कृष्ट बी शेप या कैल्सीबोरॉन या एफएनएंसर का स्प्रे करते हैं तो उसका रिजल्ट बहुत अच्छा रहता है। जिंक की कमी के लिए के अंदर पत्ते पीले पड़ने शुरू हो जाते हैं, रस्टी कलर के हो जाते हैं, लेकिन उसकी जो नसें रहती हैं वो पूरी की पूरी ग्रीन रहती हैं। इसके नियंत्रण के लिए जिंक ईडीडी का आप स्प्रे कर सकते हैं। आयरन लोह की कमी के अंदर नए पत्ते पूरे के पूरे पीले या सफेद होने शुरू हो जाते हैं, लेकिन पुराने पत्ते पूरे के पूरे ग्रीन होते हैं। अ, जो नसें रहती हैं वो भी पीली पड़नी शुरू हो जाती हैं। इसके नियंत्रण के लिए आप जमीनी फेरासल्फेट दे सकते हैं या एफईडीटीए पानी के साथ दे सकते हैं, एफईएडा या एफईईडीटीए या डीटीपीए का स्प्रे करके उसका नियंत्रण कर सकते हैं। कैल्शियम की कमी के अंदर अ, नए पत्ते के अंदर सिकुड़ना शुरू हो जाता है। रस्टी अपीयरेंस होता है उसके धार के अंदर। पत्ते रोल होने शुरू हो जाते हैं और नॉर्मली ये एसिडिक ज़मीन के अंदर ज़्यादा देखा है मतलब 5 अगर आपकी ज़मीन का पीएच 5 साढ़े 5 से कम है तो ही ये कैल्शियम की कमी देखने को मिलेगी। कैल्शियम की कमी है तो आप कैल्शियम नाइट्रेट का स्प्रे कर सकते हैं या कैल्शियम ईडीडी या कैल्सीबोरॉन या एफएनएंसर का स्प्रे करके इसका कैल्शियम की कमी को दूर कर सकते हैं। हार्वेस्टिंग नॉर्मली जब पौधा रेडी होता है तो लाल लाल रंग के उसके पत्ते शुरू हो जाते हैं या पत्ते गिरने शुरू हो जाते हैं। आप दातरडा से या फिर हाथ से खींच के इसका हार्वेस्टिंग कर सकते हैं। उसके बाद में सन के अंदर इसको सुखाया जाता है 1 वीक के लिए। बाद में थ्रेशर के अंदर डालकर या जूड़कर उसके पॉड्स को पौधे से दूर किया जा सकता है। नॉर्मली अच्छी अगर मैनेजमेंट होती है तो अराउंड 20 से 30 क्विंटल प्रति हेक्टर उत्पादकता इसकी देखी गई है। हमने काफ़ी सारे प्रोडक्ट के बारे में आपको बताया, तो आपको हमारे अगर प्रोडक्ट जब लेने रहते हैं, तो आप हमारे सेल्स डिपार्टमेंट में कॉल कर सकते हैं या हमारी वेबसाइट पे से उसे खरीद सकते हैं www.utkarshagro.com से। हमारे प्रोडक्ट अमेज़न, फ्लिपकार्ट
एग्री बेकरी, बिग हार्ट, एग्रोशिया, मोगलिक्स और ऐसे अराउंड 12-13 पोर्टल्स पर अवेलेबल हैं। जो प्रोडक्ट बताए उनके अलावा हमारी कंपनी कंप्लीट रेंज बायो फर्टिलाइजर की, बायो पेस्टिसाइड की, ईडीटीए फर्टिलाइजर्स, मिसलेनियस फर्टिलाइजर्स बनाती है। एक्वेरियम के लिए हमारे प्लांट्स के लिए फर्टिलाइजर हैं। एमिनो चिलेटेड फर्टिलाइजर्स हैं, स्प्रेडर हैं, पीएच बैलेंसर, ड्रिप क्लीनर है। वाटर सॉल्युबल की कोई कंप्लीट रेंज हमारी कंपनी बनाती है। हमारी कंपनी हाइड्रोपोनिक्स के लिए जो जरूरी मीडिया या फर्टिलाइजर रहते हैं वो बनाते हैं। दूसरा घरेलू फार्मिंग के लिए कंपोस्ट, वर्मी कंपोस्ट, नीम केक, कैस्टर केक, मस्टर्ड केक, करंज केक, अनमोल जी, ये सब हम लोग बनाते हैं। नेचुरल प्लांट प्रोटेक्टर की पूरी रेंज है, नीम ऑयल, शील्ड, सिपोज, माइटोज, वायरोस, इसकी भी हमारी अच्छी रेंज है। इसके साथ साथ हमारे पीजीआर आधारित नेचुरल फर्टिलाइजर हैं, जैसे यूमिनोज, जिसमें 98% यूमिक एसिड आता है, एमिनो एसिड, एमिनोज, जाइमोज, बीन प्लस, एमगोल्ड, ब्लैक पर्ल, पैंथर, ऐसे काफी अच्छी रेंज है जो बहुत सारे लोग बहुत बड़े स्केल पर हमारे लेते हैं। खूब खूब शुक्रिया, आपने अंत तक हमारा वीडियो देखा। आपको इससे लगता कुछ भी सवाल हो तो आप हमें डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं व्हाट्सएप के द्वारा, या फिर आप यूट्यूब के ऊपर इसके बारे में सवाल लिख सकते हैं, फेसबुक पे लिख सकते हैं, आपको कोई भी सवाल हो, या कॉल करके आप पूछ सकते हैं, आपका कोई भी क्वेरी हो। शुक्रिया।